आज टेक्निकल इशू कुछ ज्यादा वो रेज हो रहा है। एक सेकंड, थोड़ा एंट्री कर लें बस। ठीक, हम शुरू करते हैं क्लास। तो जो 1905 का बंगाल विभाजन आंदोलन था, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें कुछ चीजें छूट गई थी। वो पेज थोड़ा मिस मैंने हो गया था। उसमें यह था कि अभी हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ। लेकिन उसी में क्या हुआ कि जनआंदोलन, हम्म, कि बंगाल जो विभाजन था, इसमें कई सारे टूल्स अपनाए गए। यह हुआ कि विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे, वस्तुओं को हम लोग होली जलाएंगे। नमक और चीनी का, जो भी विदेशी नमक और चीनी है, इनका भी बहिष्कार करेंगे। पंडितों से यह कहा गया, ब्राह्मणों से यह कहा गया कि आप जो भी शादियां हैं, आप शादियों का बहिष्कार करेंगे। धोबियों से कहा गया कि आप विदेशी कपड़े नहीं धुलेंगे। जगह जगह सभाएं की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, और कई सारे स्वयंसेवी संगठन और समितियों का गठन किया गया। यहाँ 1905 में हमें देखना है कि कौन सा कमेटी गठित की गई थी। इसमें एक स्वदेश बांधो समिति अश्विन कुमार दत्त की, और स्वदेशी संगम, इस बार इस ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्वदेशी संगम यह मद्रास में गठित की गई थी, जिसमें चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा, ये दो लोग मिलकर इन्होंने गठन किया था। और 1905 में यह हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जो पहले के त्योहार थे और संस्कृत थे, उसको इन्होंने लोकप्रिय बनाया गया। गणपति, जो बंगाल महाराष्ट्र का गणपति और शिवाजी महोत्सव था, 1900, ये जो बंगाल विभाजन आंदोलन है, इसी के साथ यह बंगाल में चला जाता है। और जो बंगाल का पहले का जो इनके जो भी नाटक थे या मंचन थे, उसमें किया गया। इसी के साथ क्या होता है कि कुछ चीजें महत्वपूर्ण जो यह हुआ कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, कि देखते हैं कि स्वदेशी में क्या किया गया। अभी हम देखते हैं कि स्वदेशी में शिक्षा में क्या किया गया। स्वदेशी में किया गया कि जो टैगोर साहब का शांति निकेतन है, उसी से प्रेरणा लेते हुए एक नेशनल कॉलेज खोला गया। नेशनल कॉलेज कलकत्ता में खोला गया। इसके पहले प्रधानाचार्य बने वो अरविंद घोष। और इसमें देखें कि अभी जो यह काउंसिल है, काउंसिल आ भी चुकी है, हमें याद होना चाहिए, इसलिए ताकि हम कुछ नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर लेंगे। 15 अगस्त 1906 के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है। कुछ उद्योग भी लगाए गए। उद्योग भी हमें इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि जो टूटीकोरिन, टूटीकोरिन जो तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पे चिदम्बरम पिल्लई ने जहाज रानी इंडस्ट्री लगाया, और प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर का स्थापना करते हैं। इसे हम देखते हैं कि कल्चर के क्षेत्र में क्या रहा है ऐसा। तो टैगोर साहब का अमर सोनार बांग्ला, देखिए, अमर सोनार बांग्ला तो सबको याद रहता है, लेकिन सुदेश गीतम सुब्रमण्यम भारती की रचना है। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करना, क्योंकि बंगाल अमर सोनार सबको ये आसान तरीके से याद रहता है, लेकिन सुदेश गीतम यह सुब्रमण्यम भारती जी की है। यह संस्कृत में लिखा गया। और चित्रकला में क्या हुआ कि 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन किया गया। जो पहला जो वजीफा मिला इसका नंदलाल बोस को मिला। इसमें उतना ही था, एक पे छूट गया था। कितना मिला? हाँ जी, स्कॉलरशिप नहीं पता। मुझे क्या कितना मिला? ये नहीं पता कितना मिला, बस उसका पहला स्कॉलरशिप इन्हें मिला था, नंदलाल बोस जी को। अब इसी के साथ हमने देख लिया कि कंपनी 1857 का हमने युद्ध विद्रोह देखा, कांग्रेस की स्थापना, उससे पहले इंस्टीट्यूट जो बने, क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब देख चुके हैं। तो अगली बार हम देखते हैं कि जो 1907 में
कि क्या हुआ कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, और इसी के बीच में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। मुस्लिम लीग और 1906 का जो 1907 का जो विभाजन है उदारवादी, इन दोनों को मिलाने के लिए जो कंपनी है अंग्रेज अपने तरफ करने के लिए 1909 का एक्ट लाते हैं। तो यहां से क्या हुआ कि उदारवादी दल कांग्रेस में प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन जो गर्मवादी दल हैं, यह जब इनको तिलक साहब को जब जेल हो जाती है तो यहाँ ही प्रभावहीन पड़ने लगते हैं। तो अब यह हुआ कि जब 6 साल की सजा हो जाती है तो ये 1914 में वापस आते हैं। और उसी समय आप देखेंगे कि 1893 में जो सॉरी एनी बेसेंट 1893 में कि 19 1907 से जब विभाजन हो जाता है तो यहाँ पे उदारवादी अंग्रेज की तरफ हो जाते हैं, लेकिन जो 1909 का था उसमें कुछ खास भारतीयों को नहीं मिलता, तो इससे जो उदारवादी हैं यह भी अंग्रेजों से दूर होने लगते हैं। जब तिलक 14 में वापस आते हैं तो वो चाहते हैं कि क्यों ना जो कांग्रेस विभाजन हो गया इसको हम एक करते हैं। तो उसी समय एनी बेसेंट और तिलक साहब दोनों लोग कोशिश करते हैं कि इनका कांग्रेस में उदारवादियों का प्रवेश हो जाए, सॉरी उग्रवादी जो हैं उनका प्रवेश हो जाए। तो इसमें यह होगा कि जो तिलक साहब ने एक होम रूल आंदोलन यह था कि जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है इसी के तहत हम लोग स्वराज लीग या होम रूल लीग या स्वशासन लीग का हम लोग गठन करेंगे, और इसी के माध्यम से हम अधिकार अंग्रेजों से चाहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो आयरिश का जो होम रूल लीग है इसी के तर्ज पे ऑल इंडिया होम रूल लीग का भारत में गठन किया जाता है। तो भारत में जो होम रूल है यह 2 पार्ट में गठन किया जाता है। अंकिता जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग है वह कहाँ पे गठन किया गया था? हेलो अंकिता जी, ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ कि जो होम रूल लीग है एचआर 2 प्रकार। एक यह है कि जो तिलक साहब का तिलक साहब का जो एच लीग है वह इंडियन होम रूल लीग है, और जो बेसेंट का है ये ऑल इंडिया होम रूल लीग है। जो तिलक साहब का जो होम रूल लीग है यह क्या हुआ कि अप्रैल 16 में गठन किया गया, लेकिन एनी बेसेंट का जो है यह सितंबर 16 में गठन किया गया। हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी का जो होम रूल लीग है इसकी पहली मीटिंग बेलगांव कहाँ पे है डॉक्टर साहब? महाराष्ट्र या कर्नाटका? हाँ जी, कर्नाटका। सर महाराष्ट्र में या कर्नाटका में? कर्नाटका कर्नाटक के जो बेलगाम है इसमें पहली मीटिंग की गई, और जो इनका एचआर है इसका मुख्यालय पुणे को बनाया गया। इनके हम देखते हैं कि कुछ इनकी शाखाएं बहुत सीमित थी, जैसे कि शाखाएं आप देखें कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रांत, और एक बरार क्षेत्र था, बस इतनी ही सीमित थी। और एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था यह मद्रास, जो दक्षिण भारत में मद्रास को छोड़ के, और जो इनका क्या कहते हैं तिलक साहब का जो होम रूल लीग है इनके क्षेत्र को छोड़ के बाकी सब जगह लागू थी, इनकी प्रसार क्षेत्र था। इन्होंने लगभग
क्या है कि 200 शाखाएं खोली थी। लगभग 200 शाखाएं खोली थी। और इनके जो जॉर्ज अरुंडेल हैं, इनको एनी बेसेंट का जो एचआर है उसका सेक्रेटरी बना दिया गया। इसमें तुलना करने का हम देखते हैं कि जो एनी बेसेंट का है, हेमरूल लीग, यह क्षेत्र विस्तार में तो ज्यादा है, लेकिन तिलक के जो एचआर है इसकी तुलना में कमजोर है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं कि एनी बेसेंट की दो पत्रिकाएं हैं। पत्रिका में पूछता है, पत्रिका का नाम न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, इसके माध्यम से प्रचार प्रसार करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण इसके एनी बेसेंट के जो एचआर है इसका सदस्य देखते हैं, जिसमें बीएम वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर। रामास्वामी अय्यर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या हुआ कि जब 1917 में इनको क्या कहते हैं कि एनी बेसेंट को अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो यह अपने सर की उपाधि नैयर साहब अय्यर। अब हम बारीक बारीक देखते हैं कि स्वशासन का जो वास्तविक अर्थ है, इनका उद्देश्य था कि हम जो होम रूल का वास्तविक उद्देश्य है, इसका स्वशासन के वास्तविक अर्थ से लोगों को परिचित कराना है। अब ये देखते हैं कि हम किन किन माध्यमों से चाहते थे। यह चाहते थे कि हम लाइब्रेरी खोलेंगे और हम क्या कहते हैं क्लासेस चलाएंगे, उनमें जो राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित इनमें जो किताबें होंगी, हम उनके माध्यम से राजनीतिक चेतना लाएंगे। हम सभा सम्मेलन करेंगे और भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा से हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए इन्होंने समाचार पत्र, इन्होंने पंपलेट छपवाए, पोस्ट कार्ड, इन्होंने नुक्कड़ नाटक किया, धार्मिक गीत गाए, ताकि लोगों में एचआर के प्रति कुछ इसमें इसमें देखने वाले ये है, जो एचआर वाले में है, कि इसमें एंग्लो इंडियन, जितने भी एंग्लो इंडियन थे और बहुत सारे मुसलमान और दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण मतलब दक्षिण भारत के सिर्फ ब्राह्मण ही एचआर में शामिल थे, गैर ब्राह्मण शामिल नहीं थे। कारण क्या था? वह मानते थे कि जो स्वराज वाला है यह अंग्रेजों की शासन की ही तरह है। धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रिटिश जो सरकार का रुख था वह इनके प्रति सही नहीं थी, यह दमन, इनका व्यापक स्तर पे दमन किया जाता है। इसी के साथ कुछ ये भी है कि सॉरी, उसमें सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि त्याग दी थी जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के बीच में क्या होता है कि तिलक, जो वैलेंटाइंस चिरोल हैं, इन्होंने मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए तिलक लंदन चले जाते हैं, भारत से बाहर चले जाते हैं, तो एचआर जो है कमजोर पड़ जाता है। और इसी बीच में यह भी होता है कि 1916 का लखनऊ में अधिवेशन होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ एक ही जगह पे संयुक्त रूप से सम्मेलन करते हैं, प्लस गरम दल और नरम दल मिल जाते हैं। और 1917-18 से गांधी जी का उभार होने लगता है, तो धीरे धीरे यह जो एचआर है, होम रूल आंदोलन है, यह कमजोर पड़ने लगता है। इसमें एक बात मानने वाला है कि पंकज जी ये बताइए कि क्या गांधी जी होम रूल के कभी भी अध्यक्ष रहे हैं? पंकज? याद नहीं रहे सर, कंफर्म नहीं कर सकते मैं। अच्छा, देखिए क्या हुआ कि गांधी जी का जब उभार हो रहा था भारतीय राजनीति में, तो कई बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप एचआर की आप सदस्यता ले लीजिए, लेकिन गांधी जी मना कर रहे थे। तो इनको प्रस्ताव रखा गया कि आप इसका अध्यक्ष बन जाइए। तो 1900 अप्रैल 1920 में 1920 में यह होम रूल के अध्यक्ष बन जाते हैं। और जो होम रूल का क्या कहते हैं कि बॉम्बे में सम्मेलन होता है अक्टूबर में, उसमें इसी होम रूल का नाम बदल के ही स्वराज सभा कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं, अध्यक्ष बने थे।
सर इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। आ चुका है डॉक्टर साहब? ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आ चुका हम्म। तो अब अगला देखते हैं। सबसे पहले बताइए कि 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर साहब, है। यस सर। कौन किया था? अंबिका चरण। ना। हम्म। ऐसी मजूमदार, अब ये बताइए कि जो ऐसी मजूमदार हैं, यह किस दल के थे? गरमवादी थे कि नरमवादी? हम्म। मॉडरेट थे, मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट। नरम दल। एग्जैक्ट। नरम दल के नेता ऐसी मजूमदार को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई। और इसमें क्या हुआ, दो महत्वपूर्ण बातें हुई। सबसे पहले यह है कि कांग्रेस में जो 1907 के विभाजन से गरम दल बाहर हो गया था, उनको दोबारा इनमें प्रवेश दिया गया। और यह हुआ कि इसमें एक महत्वपूर्ण बात और हुई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच लखनऊ का समझौता हो जाता है। हम इसमें देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कि ऐसा, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसी क्या बातें रही कि जो मुस्लिम लोग 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करते हैं और बंगाल विभाजन में बहुत कम हिस्सेदारी करते हैं, ऐसी क्या बातें रहा कि उनका अंग्रेजों से मुंह भंग हो गया। तो हुआ यह कि 1915 के आसपास जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसके लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी गई। अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया। इससे जो शिक्षित मुसलमान वर्ग हैं, यह उनमें रुष्ट हो गए हैं। और जो यंग मुस्लिम यंग मुस्लिम लोग थे, इनमें क्या हुआ कि राष्ट्रवाद की भी इनमें चेतना जागी। इनको लगा, इन्होंने 1912 के कलकत्ता अधिवेशन में यह डिसीजन लिया गया कि किसी का भी अगर वो स्वराज चाह रहा है तो हम साथ देंगे, लेकिन उनको ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनानी होगी जिसपे मुस्लिम हित पे कुठाराघात हो। इसके साथ क्या हुआ कि 19 कि अंग्रेज जो ब्रिटिश हैं, इन्होंने मुस्लिमों का दमन भी किया। जैसे अबुल कलाम आजाद की पत्रिका अल हिलाल और मोहम्मद अली की पत्रिका कामरेड, इन दोनों पे सरकारी निशाना बनाया गया। और अली बंधुओं को क्या हुआ कि उनका नजर बंद कर दिया गया। अली बंधु मौलाना आजाद तथा हसरत मोहानी, इन दोनों को नजर बंद कर दिया गया। इससे जो है मुस्लिम लोग डर गए और इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम कांग्रेस के साथ ही एक संयुक्त रूप से अंग्रेजों के सामने अपना डिमांड रखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजन किया गया। प्रोविजन ये किया गया कि एक उत्तरदायी शासन की मांग। उत्तरदायी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए अपनी जनता के प्रति। और यह हुआ कि कांग्रेस ने पहली बार जो 1909 के आंदोलन सॉरी एक्ट में, जो मार्लियामेंटो एक्ट है, उसमें जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया गया था, उसको कांग्रेस ने मान्यता दे दी। और एक मान्यता यह भी दी कि जो प्रोविंस में जितने भी लेजिस्लेचर हैं, उसमें जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें 50%, सॉरी 50% नहीं, एक निश्चित, कोई मतलब एक सर्टेन भाग नहीं किया, लेकिन कहा गया एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। जिनमें सबसे ज्यादा पंजाब में 50% सीटें जो भी निर्वाचित होते थे, उस पे मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। बंगाल में 40, यूपी में 23, बिहार में 25%। और यह हुआ कि जो सेंट्रल असेंबली है, इसमें जितने भी भारतीय लोग इलेक्टेड होते हैं, उनमें 1/9 पार्ट मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। और इसके साथ ये भी होता है कि प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि अगर किसी को यह लगता है कि ऐसा प्रस्ताव है जो किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ है, तो सभी सदस्यों का 3/4 भाग अगर विरोध करें तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। और ये हो गया हमारा असहयोग। इसी के साथ हम देखते हैं क्या हुआ
कि भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में एक नए व्यक्ति का प्रवेश होता है, गांधी जी। गांधी जी जब पहली बार भारत कब आए थे? 15। और कोई बताए? 9। और डॉक्टर साहब? हाँ सर, 9 तारीख को। नहीं, 9 तारीख नहीं है, कब आए थे वर्ष बताइए थोड़ा। पहली बार सर उसमें आए थे, हाँ ये 1901 के आसपास आए थे जब। हाँ, पहली बार गांधी जी 1901 में आए थे भारत में। 1915 में जब गांधी जी की भारत वापसी होती है, तो 1 साल तक यह किसी भी कांग्रेस में भाग नहीं लेते। यह भारत दर्शन करते हैं, यह भारत की जो जो भारत गांव में बसता है, यह सभी की मुआयना करते हैं और देखते हैं कि समस्याएं क्या हैं। सर इनका खर्चा कितने उठाया था उस समय? गांधी जी का उस सेल्फ था। सर था पूरे भारत में। हाँ हाँ, सेल्फ था उनका। तो गांधी जी 1 साल पूरे घूमते हैं और देखते हैं और भारतीय राजनीति से परिचित होते हैं। और जब इन्होंने जब भारत आए थे 15 में, तो उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। तो गांधी जी चाहते थे, क्या हुआ कि कांग्रेस और गांधी जी दोनों लोग चाहते थे कि क्या है कि ये इस समय लंदन जो है या ब्रिटिश संकट की अवस्था में है, तो इनका हमें साथ देना चाहिए। जब हम इनका साथ देंगे तो बाद में ही भारत के लिए कुछ रियायती का व्यवस्था करेंगे। तो इसीलिए गांधी जी लोगों से कहते थे कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये एजेंट है, सर्जेंट है। अंग्रेजों का इन्हें सर्जेंट कहा जाता है। लेकिन 1900 राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट में क्या हुआ कि इसमें बिना दलील, बिना अपील जितने लोग थे सबको दंडित किया गया, और बिना वकील। नहीं, इसमें किसी को भी बगैर, अगर किसी को लगता है, डाउट होता है, तो उनको गिरफ्तार किया जाता था। उनको बेल भी नहीं दी जाती थी, न उनको वकील दिया जाता था। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो दोस्त, इसमें थोड़ा क्या है कि यार नेटवर्क इशू, मेरा डेटा अब समाप्त हो गया है। लेकिन मैं यह महत्वपूर्ण अनाउंस करना चाहूंगा कि 8:30 बजे से सीसेट की क्लास है गौरव सर द्वारा, जिनमें आज दिशा और सर अब हमारा डेटा खत्म होने वाला है। जिसमें डेटा, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपीएससी से संबंधित है, उनकी क्लास होगी। जो भी रह जाएगा हम अगले जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम कर लेंगे। ओके, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। सर।